बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपके आखिरी लेक्चर की तरफ आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा होगा आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। आपको मैंने बुक्स भी बताई थी, प्लीज़ उनको बुक्स को भी पढ़िए और जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनमें आप प्रैक्टिस कीजिए और आपके पास जो है ऑड क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स गिवन हैं। सो अगर आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो वो आपको अच्छे इसलिए भी ज़्यादा समझ आएगी कि आपके पास जब अपने आंसर्स को गिवन आंसर के साथ मैच करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल आपका हाई होगा। हमने पिछले लेक्चर में डबल इंटीग्रल की बात की थी, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी आपको मैंने कैलकुलेट करने बताए, उनकी लिमिट्स बताई किस तरह से फाइंड आउट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, और किस तरह से हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स, फिर उसके बाद हमने उसको डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना आपको बताया और उनकी लिमिट्स आपको बताई किस तरह से आपने कैलकुलेट करनी है और किस तरह से आपने इंटीग्रेट करना है, कैसा आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया फाइंड आउट करना है। आज हम जो है इस ट्रिपल इंटीग्रल की बात करते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल में आपके पास जो है वो पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के हवाले से बात करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो हैं, आप जब ट्रिपल इंटीग्रल में आएंगे तो आपके पास स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जी की फॉर्म में। तो जस्ट अ डबल इंटीग्रल अलाउ अस टू डील विद मोर जनरल सिचुएशंस देन कुड बी हैंडल्ड बाय सिंगल इंटीग्रल्स, ठीक है। और उसके साथ ये है कि ट्रिपल इंटीग्रल्स एनेबल अस टू सॉल्व स्टिल मोर जनरल प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम बहुत सारे जो हमारी इंजीनियरिंग में हैं, मैथमेटिक्स में हैं, फिजिक्स में हैं, बहुत सारे हैं जिसमें हमें डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल को यूज़ करना होता है। वी यूज़ ट्रिपल इंटीग्रल्स टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। तो वॉल्यूम कंप्यूट करना हो तो इंटीग्रल आपकी कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी इरेगुलर बाउंड्री हो, कोई भी नॉन रेक्टेंगुलर नॉन क्यूबिक जो है वो आपके शेप्स हों तो उनके आप जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। द मासेस एंड मोमेंट्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ वेरिंग डेंसिटी, ठीक है, वेरिएबल आपके पास डेंसिटी है और आप उसके मासेस और मोमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शंस ओवर द 3 डायमेंशनल रीजन, जिस तरह हमने एवरेज वैल्यू 2 डायमेंशन में की थी इसी तरह से हम 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल्स आल्सो अराइज इन द स्टडी ऑफ वेक्टर फील्ड्स एंड फ्लूइड फ्लो इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं जो कि अल्टीमेटली हमारी इक्वेशंस जो हैं ट्रांसफॉर्म होती हैं, तो हमें ये सारा कुछ यूज़ करना होता है। सो ये बेसिकली तो ये सारे कोर्स जो हैं आपकी बेस बनाने के लिए है, ताकि आप अपने जो आपके फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगे उनको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो, किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो हम ट्रिपल इंटीग्रल्स का शुरू करते हैं कि लेट अस से दैट f of x y z इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड बाउंडेड रीजन D, ठीक है। ये आपके पास कोई भी रीजन है इन स्पेस, ठीक है, 3 डायमेंशंस है, मतलब आपके पास कोई सॉलिड किस्म की चीज़ है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई रेगुलर बाउंड्री हो सकती है, कोई मिट्टी का एक पूरा ऐसे लम्प सा आप रख लें, या कोई चीज़ है जो कि जिसमें तीनों डायमेंशंस मौजूद हैं, तो आपके पास कोई भी रीजन इस टाइप का हो सकता है। सो सच एज द रीजन ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड बॉल, ठीक है, स्फीयर टाइप की चीज़ हो सकती है, और ए लंप ऑफ क्ले, मिट्टी का एक ऐसे ही तोदा टाइप हो सकता है। देन द इंटीग्रल ऑफ f ओवर d मे बी डिफाइंड एज, ये f फंक्शन जो है एक्स वाई जी का है और d जो है ये पूरा हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशन में कोई रीजन है, तो इस पे हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ पार्टीशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक रीजन्स, ठीक है। हम इसमें ये है कि हम इस स्पेस में हम ये छोटे छोटे क्यूब्स बनाते हैं, ठीक है। बॉक्स लाइक ये क्यूब नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर जो हैं वो शेप्स हैं जो 3 डायमेंशन में हैं। हो सकता है एक्स वाई जी, ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी जो है तीनों की सेम लेंथ हो सकता है तीनों की डिफरेंट हो, इसलिए ये रेक्टेंगल टाइप की चीज़ बनती है। सो ये बॉक्स लाइक रीजन बनते हैं रेक्टेंगुलर, और जिसमें जो कि डी में मौजूद हैं। इनटू द रेक्टेंगुलर सेल्स प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कि आपके पास जो है ये जो डेल्टा एक्स है ये आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
डेल्टा वाई जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाला जो है ये जी एक्सिस के पैरेलल है। तो ये तीनों जो हैं डायमेंशंस जो हैं वो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं। द नंबर द सेल्स दैट लाई इनसाइड डी, ठीक है, कि आप जिस तरह से हम 2D में कर रहे थे कि सारे इसको इस रेक्टेंगुलर जो है बॉक्स लाइक रीजन में डिवाइड कर दें और फिर उनको नंबरिंग कर लें, ठीक है, नंबर्स कर लें फ्रॉम 1 to n इन सम ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर हमें कोई इतना खास मैटर नहीं करता, आप इसका पूरे का पूरा जो है ना, चाहे इधर से काउंट करना शुरू कर दें, लाइनों में काउंट करते चले जाएं, चाहे इधर से काउंट करें, चाहे ऊपर से नीचे, ये चाहे नीचे से ऊपर काउंट करें, किसी तरह भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आप उन सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं उनको काउंट करना शुरू कर दें और 1 से कोई n तक जितने भी नंबर आपके बनते हैं इन सम ऑर्डर। द kth सेल हैविंग द डायमेंशंस, अब जो kth सेल है इसमें ये वाला, ये इसकी क्या डायमेंशंस हैं, डेल्टा एक्स के है एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, डेल्टा वाई के है इस दूसरी डायरेक्शन में, और डेल्टा जी के जो है वो थर्ड डायरेक्शन में है। सो इसकी डायमेंशन जो है सेल की वो डेल्टा एक्स के, डेल्टा वाई के और डेल्टा जी के हैं, ठीक है। द वॉल्यूम जो है वो इस छोटे सेल का वो क्या है, डेल्टा वी के इज इक्वल टू डेल्टा एक्स के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा जी के, ठीक है। ये सारे वॉल्यूम जो आपने बहुत सारी दफ़ा पढ़ा है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कि कोई भी क्यूब है उसकी अगर कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप है तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका वॉल्यूम मिलता है। तो ये भी लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, तो ये इसका वॉल्यूम आपने kth एलिमेंट का इस तरह से फाइंड आउट किया। अब चूज ए पॉइंट एक्स के, वाई के, जी के इन ईच सेल, ठीक है, एंड फॉर्म द सम। अब ये जो पॉइंट है ये उस आपके उस पर्टिकुलर सेल में है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ हर सेल में एक जो है ना पॉइंट इस तरह से एक्स के, वाई के, जी के की तरह से लें और उनको उसके साथ आप ये सम जो है वो कैलकुलेट करें। सम जो है क्या है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के, वाई के, जी के, हर सेल में फंक्शन की वैल्यू है और उसके बाद उसका जो है डेल्टा एक्स के, डेल्टा वाई के और डेल्टा जी के जो है उसकी डायमेंशंस हैं। के वेरीज फ्रॉम टू 1 to n, तो तमाम के तमाम सेल्स पे हम समेशन लगाते हैं, तमाम जो है सेल्स का फंक्शन, और डेल्टा वी जो है वो हम उसको सम करते हैं। If as B is partitioned by smaller and smaller cells delta x k, delta y k, delta z k, and the norm of the partition P, the largest value among delta x k, delta y k, delta z k all approach 0. ये हम चीज़ें कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि अगर ये सेल इनकी विड्थ, ये लेंथ, विड्थ और हाइट जो हैं इसको अगर हम छोटा करते चले जाएं तो ये आपके पास सेल बढ़ते चले जाएंगे। सेल बढ़ते चले जाएंगे तो आपके पास n जो है ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा और इंक्रीज़ होता जाएगा। सेल की जो है वो जो है वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, और जो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन है वो क्या चीज़ है, वो इनमें से जो भी सबसे सारे के सारे सेल्स में जो लेंथ, विड्थ और हाइट है, जो नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू अमॉन्ग पूरे के पूरे रीजन में से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो है when that will approach to 0, इसका मतलब है छोटे तो ऑटोमेटिकली जीरो को अप्रोच कर जाएंगे। when a single limiting value is attained, ठीक है, जब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, no matter how the partitions and the points x k, y k, z k are chosen, we say that f is integrable over d। तो अगर ये लिमिटिंग एक सिंगल वैल्यू हमें मिल जाती है, ये इनको छोटा करते जाने से और n को इंक्रीज करने से, अगर हमें, तो हम फिर कहते हैं कि f इज इंटीग्रेबल ओवर द डोमेन d, ठीक है, जो भी आपका d रीजन है, इफ f इज कंटिन्यूस, ठीक है। अब देखें, एक तो ये है कि इंटीग्रेबल है, और फिर अगर f कंटिन्यूस है और बाउंडिंग सरफेस ऑफ d है इज फॉर्म्ड फ्रॉम फाइनेटली मैनी स्मूथ सरफेसेस जॉइनिंग टुगेदर, ठीक है, कि बहुत सारी स्मूथ सरफेसेस हैं कि आपके पास देखें ना, हर सेल को जब आप जोड़ते हैं तो उसकी सरफेसेस बनती हैं। सो अगर आपकी सरफेसेस हैं और नॉन ओवरलैपिंग हैं अलॉन्ग इन्फिनिटली मैनी स्मूथ कर्व्स, तो जहाँ पे दो सरफेसेस आपकी होती हैं वहाँ पे एक कर्व बनती है। सो दे टुगेदर विद इन्फिनिटली मैनी स्मूथ कर्व्स, ठीक है, देन f इज इंटीग्रेबल एज पार्टीशन p, द नॉर्म ऑफ p approaches to 0, ठीक है, and the number of cell n goes to infinity, the sum Sn approach a limit,
ठीक है। जब ये आपकी लिमिट अप्रोच करेगी 0 को या आपका n जो है अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, देन दिस Sn विल अप्रोच टू अ लिमिट। ठीक है, ये जो आपका Sn है ये आपका अप्रोच करेगा एक लिमिट को, और वो लिमिट जो है दिस वी कॉल दिस लिमिट द ट्रिपल इंटेग्रल ऑफ f ओवर d। ठीक है, हमने क्योंकि इसको देखे ना, हमने इसको वॉल्यूम के साथ किया, तो वॉल्यूम में हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं। तो जब हमने इसको लिमिट आपकी को मिलती है इसकी व्हेन n गोज टू इन्फिनिटी, तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है dx dy dz में, और वो जो चीज़ है वो आपके 3 इंटेग्रल्स जो बनते हैं। तो सो यू गेट द ट्रिपल इंटेग्रल ऑफ f ओवर d, and we write that limit when n goes to infinity Sn is equal to triple integral over this region d f in space, ठीक है, f x y z और dv। और जब dv को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास जो है ये f x y z जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे, और इसकी जगह वॉल्यूम की जगह हम dx dy dz लेंगे। सो ये जो है फ्यूबेनिस थ्योरम आपको ये बताता है कि ये हम इनको सिंगल जो है आइटरेटिव इंटीग्रल्स में सॉल्व कर सकते हैं। द रीजन d ओवर विच कंटिन्यूस फंक्शंस आर इंटीग्रेबल आर दोज दैट कैन क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड बाय स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल्स। ठीक है, तो ये हम इनको ये रीजन जो है वो स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स तो प्लेन की बात थी, रेक्टेंगुलर सेल्स में आपकी 3 डायमेंशंस आ जाती हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए रीजन इन स्पेस इफ f इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने एरिया की बात की थी कि हम डबल इंटेग्रल से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन f x y जो था वो इक्वल टू 1 हो जाता था। इसी तरह से अगर हमारे पास f जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है whose value is equal to 1, then the sum Sn is equal to f of x k, y k, z k, delta v k. This will become or reduces to Sn is equal to ये वैल्यू 1 हो गई, तो डेल्टा वी के दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी के एज डेल्टा एक्स के, डेल्टा वाई के, डेल्टा जी के अप्रोच 0, द सेल डेल्टा वी के बिकम स्मॉलर एंड मोर न्यूमरस एंड फिल अप मोर एंड मोर ऑफ डी। ठीक है, वो जो उसके जो हम बीच में करते हैं ना जब पीसीस किसी डोमेन में, तो कुछ जगह रह जाती हैं जो उसकी एरर में, लेकिन जब हम उनके ये वॉल्यूम छोटे छोटे करते चले जाते हैं तो हमारी एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि हर जगह वो फिल कर लेते हैं। सो जब n इंक्रीज होता है तो देयरफॉर डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ d, और फिर हम इसलिए टू बी द ट्रिपल इंटेग्रल कि आपके पास ये डेल्टा v जो है वो ट्रिपल इंटेग्रल ओवर d और dv है। सो हम इसको dv को हम लिख सकते हैं, ये सिंपल dx dy dz हो गया। सो हमारी जो है ट्रिपल इंटेग्रल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एनी रीजन जो है वो दैट विल बिकम दिस थिंग। सो हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड बाउंडेड रीजन डी इन स्पेस इज इक्वल टू वी ओवर ट्रिपल इंटेग्रल ओवर डी ऑफ डी वी। जिस तरह से हमने 2 डायमेंशनल केसेस में हमने लिमिट्स फाइंड की, इंटीग्रेशन की, हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल इंटेग्रल आ गया। अब ट्रिपल इंटेग्रल में हम लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए फिर वही चीज़ है कि यूजिंग फ्यूबेनिस थ्योरम ए ट्रिपल इंटेग्रल कैन बी एवेल्युएटेड बाय 3 रिपीटेड सिंगल इंटीग्रेशंस। ठीक है, जो वही मैंने बात की कि आप इनको, आपके पास 3 इंटेग्रल साइन है ना, और dx है, dy dz है, तो आप एक dx से इंटीग्रेट करें, dy से करें और dz से करें, तो आप पूरा इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम इसकी 3 रिपीटेड सिंगल इंटीग्रेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टू एवेल्यूएट फंक्शन f of x y z ओवर द डोमेन d, ठीक है, वो ओवर ए रीजन d, इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू z, देन विद रिस्पेक्ट टू y, फाइनली विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसके लिए अब हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो डोमेन जो है वो बाउंडेड है और फाइनाइट डोमेन है। सो हमें इसकी जो है वो इंटीग्रेशन की लिमिट्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्केच करेंगे, स्केच द रीजन डी अलॉन्ग विद इट्स शेडो। ठीक है, हमारे पास देखें ये रीजन है, ये एक 3 डायमेंशन में एक शेप है कोई भी। तो हम इसकी जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले तो ये स्केच किया, और इस स्केच में हमारे पास एक तो ये लोअर जो है z इक्वल टू f1 x of y आ गया, ये वाली। ठीक है,
दूसरी जो है z इक्वल टू f2xy, यहाँ पे ये दूसरी अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये हमने रीजन बनाया, फिर उसका शेडो इस xy प्लेन में हम करेंगे। ठीक है, हमारे पास इस तरह से एक स्पेस में चीज़ है, उसका जो साया पड़ रहा है इस प्लेन में xy में, हमने वो ड्रा कर लिया। ठीक है, तो अलॉन्ग विद इट्स शेडो और वर्टिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, वर्टिकल ऑब्वियसली अगर ऊपर आप रख देते हो लाइट तो उसकी जो साया पड़ता है दैट इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये शेडो को हमने आर कहा और इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये शेडो जो है वो आपका ये एक्स वाई प्लेन में ये नजर आ रहा है। लेबल द अपर एंड द लोअर बाउंडिंग सर्फेसिस। ठीक है, आपने इनकी लोअर और अपर बाउंडिंग सर्फेसिस, ये सरफेस है लोअर बाउंडेड है, ये अपर सरफेस है, इन दोनों को हमने लेबल कर लिया। ठीक है, ऑफ डी एंड द अपर एंड द लोअर बाउंडिंग कर्व्स ऑफ आर। ठीक है, कि आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ये उसका इस फिगर का एक वर्टिकल प्रोजेक्शन है, साया है जो कि इस पे नजर आ रहा है। तो इसकी भी जो है अपर और लोअर बाउंडिंग कर्व्स जो हैं वो आपने देखनी है कि ये कर्व जो है वो आपकी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है ना, तो y इज इक्वल टू g1x ये वाली है, ये दूसरी जो कर्व है y इज इक्वल टू g2x है। ठीक है, तो ये आपका एक रीजन जो है एक्स वाई प्लेन में बनता है, इसको हमने मार्क कर लिया। अब ये है कि z लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो पहले क्या करें कि z आपके पास ये एक्सिस है। ठीक है, z लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इस प्लेन में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जो ये आपका रीजन आ रहा है इसके अंदर एक्स वाई पॉइंट करें और वहां से परपेंडिकुलर, प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रा करें इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग z। ठीक है, आपके पास ये लाइन m आ गई। पासिंग थ्रू द टिपिकल पॉइंट दिस एक्स वाई इन आर पैरेलल टू द z एक्सिस एज z इंक्रीजेस। ठीक है, जब z इंक्रीज करेगा m एंटर्स d एट z इज इक्वल टू f1xy। ठीक है, यहाँ पे एंटर हो रहा है और लीव्स एट z इक्वल टू f2xy। एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है जहाँ से ये लीव कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द z लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि ये आपकी एक लिमिट है और एक आपकी ये लिमिट है। तो इस तरह से आपने इसकी लिमिट्स फाइंड आउट कर ली। फाइंड द लिमिट y लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो y लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है, हमें y की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए कि y आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। सो ड्रा ए लाइन l थ्रू एक्स वाई। ठीक है, आपके पास यही पॉइंट है ना, इससे एक लाइन ड्रा करें l which is perpendicular to the x-axis and parallel to y in the increasing direction. ठीक है, parallel to y-axis as y increases, L enters R at y is equal to g1x। ठीक है, जब आपका y इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे ये एंटर हो रही है और यहाँ पे आउट हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे g1x है और ये g2x है and leave at y is equal to g2x। These are the y limits of integration। ठीक है, हमारे पास ये y limits of integration आ गई। अब हमने z की लिमिट फाइंड आउट कर ली, हमने y की लिमिट फाइंड आउट कर ली। अब हम x की फाइंड आउट करते हैं। x के लिए क्या है कि चूज x लिमिट दैट इंक्लूड ऑल लाइन्स थ्रू r पैरेलल टू y एक्सिस दैट x इक्वल टू a। अगर हम इसमें जाके देखें तो एक्स एक्सिस की x की लिमिट क्या है कि आपका ये जो पहले तो हमने ये z की लिमिट फाइंड आउट की, फिर हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट की y की कि कहाँ पे एंटर हो रहा है कहाँ। अब जो है ये वो आपके पास जो है वो x एक्सिस की लिमिट क्या है कि आपका जो ये सारे का सारा डोमेन है। यहाँ पे आप देखिए कि ये a लोअर है एक्सिस में, इंक्रीजिंग x एक्सिस की तरफ आप आते हैं ना, तो ये जो लोअर लिमिट है वो a पे टच कर रही है, अपर जो है वो b को टच कर रही है। तो आपके पास जो है वो x की लिमिट्स जो हैं फ्रॉम a टू b हैं, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इन द प्रीसीडिंग फिगर। दीज आर द x लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। द इंटेग्रल इज, अब क्या है, अब जो वो इंटेग्रल हमारा बना था वो अब हमारे पास है कि x की लिमिट क्या है फ्रॉम a टू b
फिर y की लिमिट क्या है g1x से g2x, फिर z की लिमिट क्या है f1xy से f2xy, और आपके पास फंक्शन है x y z dz dy dx। अब देखिए यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपका ये जो 3 वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z, ये रिड्यूस होके एक्स वाई की फॉर्म में आ जाएंगे। फिर एक और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये 2 वेरिएबल रिड्यूस होके सिर्फ x की फॉर्म में रह जाएंगे, और फिर जब थर्ड इंटीग्रेशन आप करेंगे तो इट विल गिव यू अ कांस्टेंट वैल्यू जो कि वॉल्यूम होगा, और इस फंक्शन का इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आंसर है। द फॉलो सिमिलर प्रोसीजर्स इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इसी तरह से करना पड़ेगा कि हमें देखें, हमने इंटरनल जो है वो आपके पास दो फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, फिर उससे बाहर वाला जो है वो 1 का हो गया, उससे बाहर वाला जो है कांस्टेंट हो गया। तो इसी तरह से अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे इंटीग्रेशन का तो हमें फिर उसी तरीके से हमें फंक्शंस और वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। The shadow of region R lies in the plane of the last 2 variables। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है ये dy dx आपका लास्ट वेरिएबल है, तो जो आपका शेडो होगा आप जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये z मैं इधर ले जाती हूँ, ठीक है, तो dx dz में आपका d होगा। ठीक है, सॉरी रीजन जो है शेडो जो है वो हम r से शो कर रहे हैं, तो r जो है वो आपकी x और z प्लेन में होगा। इसी तरह से अगर मैं इसको dz dy इधर ले लेती हूँ, x को इधर ले आती हूँ, तो मेरा नेक्स्ट जो शेडो होगा वो dz dy प्लेन में होगा। तो उस तरह से फिर जब वो प्लेन होगी तो ऑब्वियसली फिर उसकी लिमिटेशन, उसके इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली हम करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू विच द आइटरेटेड इंटीग्रेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो आपके पास जो है इन द प्लेन ऑफ द लास्ट 2 वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू विच द आइटरेटेड इंटीग्रेशन टेक प्लेस। Find the volume of the region D enclosed by the surface z equal to x square plus 3y square and z is equal to 8 minus x square minus y square। अब यहाँ देखिए, ये आपके पास एक जो है आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है रीजन का। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि आपके पास जो f ऑफ x y z है वो 1 होगा। ठीक है, सर्फेसिस आपकी क्या है कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, आपके पास एक सरफेस जो है वो ये वाली है। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ी सी ये ब्राउनिश टाइप की आपको मिलती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और जो ये अपर है 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाली जो है ये आपको ये वाली से ग्रीन वाली जो है ये है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली आप इसी तरह से कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई। ठीक है, पहले तो इसका शेडो आप ड्रा करें। शेडो आपने ड्रा किया तो आपके पास जो है वो ये फॉर्म आ गई, दैट इज अगर मैं इसको z को दोनों को कंबाइन कर लूँ, ठीक है, तो z इज इक्वल टू दिस थिंग एंड z इज इक्वल टू दिस थिंग। तो आपके पास क्या है कि इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कंबाइन करके इसको और इसको कंबाइन करें तो ये जो शेडो है ये आपको ये वाला मिलता है। सो आपने एक पॉइंट कोई भी ले लिया एक्स वाई प्लेन में और उस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इन द इंक्रीजिंग z डायरेक्शन। तो ये जो है ये पॉइंट आपका इस सरफेस से एंटर हो रहा है। सो आपके पास जो है z है वो एंटर हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। आउट कहाँ हो रहा है? आउट इस सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ आउट हो रहा है। फिर उसके बाद आप जो है दूसरे जो है वो आप इसका लेना चाहें तो ये आपने L जो है ना लेंथ इस शेडो में से एक लाइन ड्रॉ की। तो ये लाइन जो है ये एंटर हो रही है y इज इक्वल टू -4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये जो शेडो वाली इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास y की फॉर्म में ये आया, एंटर हुआ और यहाँ पे उसने लीव किया। सो पॉजिटिव ये डायरेक्शन है, ये आपका एक सर्कुलर सी शेप बन रही है। ठीक है, थोड़ी सी इलिप्स टाइप की चीज़ है। सो यहाँ पे है। तो
अब जो है आपके पास जो थर्ड जो डायमेंशन है वो क्या है, वो आपके पास यहाँ देखिए ये -2 से शुरू होगा और ये 2 तक एक्स एक्सिस। तो ये आपकी तीन जो है वो लिमिट्स बनती हैं। आपने जो है वो उसमें जो है dx, dy, dz को इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स आपको मैंने बता दी। सो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ती हूँ ताकि हम जो है आज की चीज़ों को अच्छे तरीके से बाइंड अप कर सकें। अच्छा, सेटअप, ये एक एग्जांपल है। सेटअप द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर एवेल्यूएटिंग द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन f of x y z ओवर द टेट्राहेड्रन d इन द ऑर्डर x dy dz dx। ठीक है, हमने शेडो इसमें dz dx में लेना है विद वर्टिसेस 0 0 0। आपके पास ये टेट्राहेड्रन का एक पॉइंट ये है। ठीक है, आपके पास x y और z आपके पास प्लेन है। तो यहाँ आपके पास क्या है, ये चीज़ जो है, ये पॉइंट आपके पास एक है, 0 0 0 है। फिर 1 1 0 जो है ये आपके पास ये वाला पॉइंट है। फिर 0 1 0 जो है वो ये वाला पॉइंट है और 0 1 1 जो है वो ये वाला पॉइंट है। तो आपके पास ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये और फिर ये वाला। ठीक है, तो ये फोर पॉइंट्स हैं आपके पास। अब ये है कि हमने ऑर्डर जो हमें कहा गया है dy dz dx, तो ये लास्ट टू जो हैं dz dx, तो हमारे पास ये z है, ये x है, तो ये प्लेन हमारे पास है। तो इसका शेडो जो है ये लाइट ब्लू में जो है आपको नज़र आ रहा है, ये इसका शेडो है। सो शेडो में हमने क्या किया कि इस में एक xy पॉइंट, xz पॉइंट ले लिया कोई भी, और xz का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे m लाइन में इन दी इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ y। ठीक है, तो ये इस लाइन में एंटर हुआ जो हमारे पास जो बनती है इस टेट्राहेड्रन की जो इक्वेशंस बनती हैं। यहाँ ये देखिए, ये y = 1 है, ये ऑरेंज सी शेप है। ठीक है, और ये वाला जो है ये आपके पास यहाँ से आप इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। सो ये आपके पास जो है एंटर हो रहा है y = x + z में। ठीक है, और जो जहाँ से बाहर आउट हो रहा है तो वो y = 1 है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये इस डायरेक्शन में ये है। अब दूसरी डायरेक्शन आप यूँ लेते हैं तो आपने यहाँ से जो शेडो है, शेडो आपका एंटर हो रहा है x = z = 0 और z = x 1 - x। ठीक है, तो ये इधर से जो है ये एंटर यहाँ पे हो रहा है। और तीसरा जो है वो आपके पास जो डायमेंशन है वो है 0 से 1 तक की। तो आपके पास जो है ये सारी इंटीग्रेशन इस तरह से आ गई और आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी चीज़ को हमने एक और तरीके से भी देखना है कि हम dy dx जो है इस प्लेन में शेडो देखते हैं। और अब जो है ये वाली शेप तो वही है जो मैंने पिछली की, लेकिन अब क्या है, अब आपके पास जो है वो dy dx में यहाँ पे ये शेडो है। तो जब इसका शेडो आप करेंगे और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जहाँ पे एंटर हो रहा है इस फेस पे, लीव कर रहा है इस फेस पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे और फिर इसकी लिमिट x की लेंगे, तो आपके पास जो है वो दूसरी जो है वो लिमिट्स आ जाएंगी। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली क्योंकि आप इसकी जो फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से आप ले लें, किसी भी ऑर्डर में ले लें, आपके पास आंसर्स एक ही आएगा। अब ये है कि ये हमारे पास एक जो है शेप है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रही है और ये जो है ना 1 2 और 3 4 5 साइडेड फिगर बनती है। तो और इस 5 साइडेड फिगर को आपने डिफरेंट ऑर्डर में जो है इंटीग्रेट करना है और आप देखिए कि आपके पास जो है सब में आंसर जो है वो सेम ही आएगा। इसी तरह से ये उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी अच्छा, आप इसको एंजॉय करोगे। एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन स्पेस, डबल इंटेग्रल्स में हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब जो है वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने एरिया से उसको डिवाइड किया था, इंटेग्रल कैलकुलेट किया था, डबल इंटेग्रल, उसको एरिया ऑफ द जो रीजन था उससे हमने डिवाइड किया था, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आई थी। अब हमने क्या करना है, स्पेस में एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर कॉमन सेंस की बात है कि जब आपने
डबल इंटीग्रल किया था तो हमारे पास प्लेन थी, तो प्लेन का हमने एरिया से डिवाइड किया था। अब हम स्पेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम उस जो हमारे पास रीजन होगा स्पेस में उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सो अब चलें देखते हैं क्या हम किस तरह से कहना चाह रहे हैं। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ ओवर ए रीजन डी इन स्पेस इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ओवर डी इज इक्वल टू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ डी, आपका रीजन है, और ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल है तो ट्रिपल इंटीग्रल के साथ हम इसके वॉल्यूम के साथ जो है हम जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस डोमेन। सो फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू, ये देखिए ये है फंक्शन एक्स वाई जी ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय द coordinate planes and the plane x equal to 2, y is equal to 2 and z equal to 2 in the first octant। ठीक है, octant का मतलब यह है कि इसकी 8 साइड्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास 6 जो है 6 साइडेड फिगर है और ये इसको ऑक्टेंट कहते हैं। सो हमारे पास क्या है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस में इसका जो ये है लिमिट है एक्स एक्सिस की फ्रॉम 0 to 2 है, वाई की 0 to 2 है एंड जेड की भी 0 to 2 है। तो हमारे पास जो है जब हम इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा कि वो एवरेज जो क्यूब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इंटीग्रल आपके पास आ जाता है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जी डी एक्स डी वाई डी जी। ठीक है, अब उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है शेडो जो है वो एंटर हो रहा है 0 पे और आउट हो रहा है 2 पे। इसी तरह से आपके पास जो दूसरी वाली डायरेक्शन है वो भी 0 से 2 है और तीसरी डायरेक्शन भी है, तो ये 0 से 2 0 से 2 और 0 से 2 लिमिट है। ठीक है, तो और वॉल्यूम इसका कितना होता है आप देखिए कि वॉल्यूम जो है किसी भी क्यूब का जो है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये 2 है, लेंथ विड्थ भी 2 है, हाइट भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम अगर कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8, ये आ गया। और इंटीग्रेशन आप करेंगे 0 से 2 0 से 2 0 से 2 और अब फंक्शन क्या है एक्स वाई जी डी एक्स डी वाई डी जी। पहले हम इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आ जाता है 0 से 2 0 से 2 और x को इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर बाय 2 और इसकी लिमिट क्या है 0 से 2 है और डी वाई डी जी, तो ये आपके पास आ जाता है 2। जब आपने पुट किया तो ये आपके पास 2 आ गया, 0 में 0 हो जाएगा और ये 2 आ गया और फिर आपके पास जो है वो 0 से 2 0 से 2 डी वाई डी जी। अब इसको जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये आपके पास आ जाता है 2 टाइम्स, एक इंटीग्रेशन 0 से 2 हो गई और y सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है ये x को हमने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास y और z भी मौजूद था, यहाँ पे भी y और z मौजूद है और ये अब जब इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y तो y स्क्वायर बाय 2 z और dz आएगा और इसकी इंटीग्रेशन क्या है 0 से 2 है। तो अगेन जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया 2 तो 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 2 हो गया और ये 0 हो जाएगा तो 2 2 ज़ार 4 हो गया और इंटीग्रेशन आपकी 0 2 और z और dz, तो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स z स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 2, तो ये फिर 2 2 ज़ार 4 4 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 2 हो गया, 4 2 ज़ार 8 और ये 0 0 हो जाता है सो 8। तो आपके पास जो है वो एवरेज वैल्यू जो फंक्शन की आ गई, ठीक है, एवरेज
वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो आपके पास आ गई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज 1/8 और इंटीग्रेशन आपके पास फिर आ गई 8 तो ये हो गया 1। सो इस क्यूब की एवरेज जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओवर दिस क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, क्या प्रॉपर्टीज हैं ट्रिपल इंटीग्रल की हम देखते हैं कि ये आप करें कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं f of x y z एंड g of x y z, these are two continuous functions, then constant multiple जो है वो आपके पास ये कि कोई भी constant वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर है और ये फंक्शन जो है ये वाला है और ओवर द वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल जो है इसका वो दैट कैन बी रिटन एज k टाइम्स, ठीक है। कांस्टेंट आप आउटसाइड ले सकते हो और ओवर द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ओवर द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, dv। इसी तरह से हमारे पास जो है सम एंड डिफरेंस आते हैं कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं उनका सम है या उनको आपस में उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो देन इट विल बी फर्स्ट फंक्शन ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इंटीग्रल ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये जितने भी फंक्शन होते हैं हम इनको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फिर डोमिनेशन क्या है, जैसे हमने डबल इंटीग्रल की बात की थी, उनकी डोमिनेशन की बात की थी, इसी तरह से इसकी भी करेंगे कि अगर फंक्शन ऑब्वियसली देखें वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं किसी फंक्शन का या उसके जो है जो भी आपके रीजन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर तो वो फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगर फंक्शन ज़ीरो नहीं है तो ऑलवेज वी विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन dv और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा इफ़ f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑन d, ठीक है। इस डोमेन में, इस रीजन में अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि आउटसाइड द डोमेन तो हम बात ही नहीं करते, वहाँ जो मर्जी होता रहे। इसी तरह से कि ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ g इफ f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑन दिस डोमेन, ठीक है, d रीजन। एडिटिविटी क्या है कि अगर हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग जो हैं वो मुख्तलिफ रीजन्स हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, उनकी इंटीग्रेशन हमारे पास ऐसे हो सकती है कि आप एक किसी भी रीजन डी में फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट एज, आपके पास एक D1 रीजन है, आप इस फंक्शन को करते हैं और ये E नहीं है, यहाँ पे इसको करेक्शन कीजिए, ये F है, ये F है, ठीक है, कि आपने इस फंक्शन को यहाँ पे जो है वो इस D1 में इंटीग्रेट किया और D2 में इंटीग्रेट किया। वही मैंने आपसे कहा ना कि अगर कहीं पे आपके एक्सिस से नीचे जा रहा हो, जैसे हमने एग्जांपल की थी, सो अगर हमारे पास कोई भी स्पेस में ऐसे जो है वो स्पेस है, ये कोई D1 है और इसी के साथ नॉन ओवरलैपिंग जो है ये D1 है, ये D2 है और टोटल जो है वो ये D है, तो हम इसको इंटीग्रेट इस तरह से स्प्लिट करके कर सकते हैं। इफ D इज द यूनियन ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स D1 एंड D2। ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये तो अभी तक की जो बात हम कर रहे थे ना वो सारी की सारी हम कर रहे थे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिंपल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब हम एंगल्स वगैरह को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमें, और फिर सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो उस वक्त फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो ट्रिपल इंटीग्रल जो है वो स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस में हम जो है वो किस तरह से करेंगे। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट अ पॉइंट P इन स्पेस बाय ऑर्डर ट्रिपल, ठीक है। आपके जो है कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पोलर जो हैं वो ये स्फेरिकल होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं। अगर सिलेंड्रिकल हैं तो एक सिलेंडर शेप है, तो इसलिए हम उसको सिलेंड्रिकल कहते हैं। ये हमने पहले भी किया था, लेकिन इंटीग्रल के हवाले से हम फिर थोड़ा सा दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट अ पॉइंट P इन स्पेस बाय ऑर्डर ट्रिपल्स R, थीटा एंड Z, ठीक है, इन विच R एंड थीटा आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जैसे हमने पहले किया प्लेन की बात की तो उसमें R और थीटा थे, तो ये पोलर, वही पोलर कोऑर्डिनेट है फॉर
फॉर द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है कि आपके पास कोई भी पॉइंट है तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो आपकी एक्स वाई प्लेन जो है वो अब आर थीटा है। ठीक है, z इज द रेक्टेंगुलर वर्टिकल कोऑर्डिनेट। z जो है वो जैसे हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है वही वाला कोऑर्डिनेट है। इक्वेशन रिलेटिंग रेक्टेंगुलर एक्स वाई जी एंड सिलेंड्रिकल आर थीटा जी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स वाई जी है, जी दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि ये वही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाला है, और एक्स और वाई जो है वो आपकी एक्स वाई प्लेन थी जो कि जिसको हमने कन्वर्ट किया था पोलर कोऑर्डिनेट में, तो हम उसी को देखते हैं। सो हमारे पास क्या है कि x जो कार्टेशियन का है x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z इक्वल टू z। कि अगर हमारे पास कोई भी देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है मेरे, तो ये अच्छा, यहाँ पे कोई भी आपके पास ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस आपके पास R है, तो यहाँ से अगर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, प्रोजेक्शन लें, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, इधर और इधर से, तो यहाँ पे इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, तो ये क्या है, ये पॉइंट है एक्स। ठीक है, अगर ये एंगल है थीटा तो ये कोऑर्डिनेट वाई होगा, तो ये जो है आर ये इसका पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, और जो z है वो z एज इट इज रहेगा, सो यही कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपके पास क्या है कि अगर इसको आप यहाँ पे x को स्क्वायर लें तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, y का स्क्वायर लें तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। r दोनों में कॉमन है, इनको कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके यू कैन गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इनको दोनों को एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे, आर के साथ कैंसिल हो जाता है, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा आ जाता है, दैट इज वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पे हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए डिस्क्राइब एन एंटायर सिलेंडर। ठीक है, कि उसमें जी पूरे का पूरा, अब जी की कोई लिमिट दी नहीं है, तो जी कहीं से पॉजिटिव नेगेटिव में कहीं भी जा सकता है, और आर जो है कांस्टेंट है, सो दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ अबाउट द जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस इज गिवन बाय, जेड एक्सिस जो है वहाँ पे रेडियस आपका 0 हो जाता है, सो यहाँ पे जो है वो ये हो गया। द इक्वेशन थीटा इज डिस्क्राइब द प्लेन that contains the z axis and make an angle theta naught with the positive z axis। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले आपको करवाई हुई भी हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा इसको तेज़ी से चलते हैं। अगर आपको नहीं यहाँ पे कुछ थोड़ी चीज़ क्लियर हो रही तो आप दोबारा से प्लीज़ पिछले लेक्चर्स में जाइए, हमने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा था। एंड जस्ट एज इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स द इक्वेशन z इक्वल टू z नॉट डिस्क्राइब ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस। ठीक है, व्हेन computing triple integral over a region D in cylindrical coordinates, partition the region into n small cylindrical wedges। ठीक है, कि आपने उसमें छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाते हैं और cylindrical wedges जो हैं वो आप करेंगे rather than into rectangular boxes। अब rectangular boxes नहीं होंगे बल्कि वो cylindrical। In the kth cylindrical wedge r theta and z change by delta r k, delta theta k and delta z k। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वेजिस हैं। ठीक है, आपके पास उसी तरह से सिलेंडर के अंदर आप लेते हैं, एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स अमॉन्ग ऑल द सिलेंड्रिकल वेजिस इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। वी डिफाइन द ट्रिपल इंटेग्रल एज द लिमिट ऑफ रीमन सम using these wedges. The volume of such a cylindrical wedge delta vk is obtained by taking the area delta ak of its base in the r theta plane। ठीक है, आपका एरिया क्या है, वो सिलेंडर, आपके पास सिलेंडर है ना, तो ये इसका वो जो नीचे रेडियस बन रहा होगा, अगर सर्कुलर सिलेंडर है तो ये जो नीचे उसका बेस बन रहा है तो उसका एरिया जो है वो डेल्टा ए के है इन आर थीटा प्लेन एंड द मल्टीप्लाइंग बाय द हाइट। ठीक है, तो वो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाएगा। सो फॉर अ पॉइंट आर के थीटा के जी के इन द सेंटर ऑफ द केथ वेज। ठीक है, ये आपके पास देखिए जी है, जी के अबाउट एक सिलेंडर है, सिलेंडर ये सारा
टोटल जो है ना ये पूरे का पूरा यहाँ से ऊपर तक एक सिलेंडर है जिसका एक्सिस जो है वो z एक्सिस है। तो यहाँ पे एक वेज लिया हुआ है, ठीक है। ये वेज जो है इसका एंगल जो है ये डेल्टा थीटा है, इसका और ये वाला, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो डेल्टा आर है और ये जो है डेल्टा जी है, ठीक है। अब हमने जो पहले किया था ना प्लेन में, तो हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया था आर डेल्टा थीटा। तो एरिया ऑफ दिस फेस जो है वो ये है, ठीक है। और उसके बाद डेल्टा जी के बाद भी एरिया आपका ये है। सो आपके पास क्या है कि और ये जो चीज है ये वाला, ये आपकी आर्क जो है वो आर डेल्टा थीटा है, ठीक है। आर रेडियस यहाँ एवरेज रेडियस इसका करके और ये इसका आपके पास है। सो हम जो है जब यहाँ से हम लेते हैं कोई भी kth वेज लेंगे तो हमारे पास क्या है, वी कैलकुलेट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स दैट एरिया जो है वो आर के डेल्टा थीटा के हमने प्लेन में कैलकुलेट किया है। सो डेल्टा वी के इज इक्वल टू दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा जेड के, ठीक है। ये इसकी ये हाइट जो है वो सिलेंडर की। सो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वॉल्यूम ये आ जाएगा। सो एंड द रीमन सम फॉर एफ ओवर डी हैज द फॉर्म एस एन, ये फंक्शन है और इसके साथ ये उस kth एट द kth वेज, ठीक है। और ये उसके साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं वॉल्यूम के साथ। द ट्रिपल इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ओवर डी इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ए लिमिट ऑफ सच रीमन सम विद partitions whose norm approach is 0, so limit when n goes to infinity Sn is equal to function ये वाला और multiplied by this is the volume of the this wedge, ठीक है। तो आप इसकी लिमिट लेंगे तो आपके पास आपको ट्रिपल इंटेग्रल मिलेगा। सो हम अगर वॉल्यूम की यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें विच इज आर डी थीटा डी जी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये आर डी जेड आर डी थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ से इंटेग्रल जो है वो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। सो ट्रिपल इंटेग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर देन इवैल्यूएटेड एज आइट्रेटेड इंटेग्रल। जब ये हो गए तो फिर ऑब्वियसली हम उसकी z की लिमिट लिखेंगे, हम r की लिमिट लिखेंगे, हम थीटा की लिमिट लिखेंगे और हम इनको आइट्रेटेड इंटेग्रल्स के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे है फाइंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बाय इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन एफ आर थीटा जी ओवर द रीजन डी बाउंडेड बिलो बाय द प्लेन z इक्वल टू 0 लिटरली बाय द सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। आपके पास ये सर्कुलर सिलेंडर है, इसका बेस, ठीक है, वो जो कि जिसका रेडियस जो है वो आपके पास जो है y1 पे है, ठीक है। और दूसरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो हैं 0 0 हैं। सो बेस जो है वो इस प्लेन में है जहाँ पे इस रेडियस जो है y इज इक्वल टू 1 पे है एंड अबव बाय द पैराबोलाइड, कि ये जो चीज़ है ये पैराबोलाइड से इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे आपके पास जो है वो ये इक्वेशन है, ठीक है, पैराबोलाइड की, कि यहाँ से इस तरह से डिफाइन है। सो आपने क्या करना है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है। पहले आप इसको वही करेंगे जो प्लेन में करना है। प्लेन में यहाँ एंटर हो रहा है तो 0 पे है और यहाँ पे आउट जो हो रहा है वो आपके पास किधर है, आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आउट होने के लिए आपकी लिमिट जो है वो y पे 2 है, ठीक है। x पे आपके पास जो है इसका रेडियस 1 है, तो यहाँ पे आपके पास ये यहाँ से 1 है और ये वाली -1 है इसकी लिमिट। और इसमें आप देखें कि आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे सर्कल से एंटर हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे आके इससे आउट हो रही है। सो जो इन हो रहा है वो आपके पास जो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें पोलर कोऑर्डिनेट्स को तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर है और 2y और +1 और ये +1 जो होगा, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट r इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो आपका जो आउट हो रहा है ये चीज़, ये कार्टेशियन ये कोऑर्डिनेट ये r इक्वल टू 2 sin थीटा पे आउट हो रहा है, ठीक है। और एंगल जो है वो आपका क्या है, ये देखिए, ये एंगल जो है यहाँ से थीटा 0 से लेके इधर जाएंगे तो पाई तक आ जाएगा, ये आपका पाई तक है। और यहाँ पे जो एंटर हो रहा है वो आपकी एक्स वाई प्लेन है, कोई भी पॉइंट है जो कि इसके जो है वो यहाँ पे
इस सर्कल में है, ठीक है। ये वाली आपकी इक्वेशन है यहाँ, और जो ऊपर है वो आपके पास जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि सिलेंड्रिकल में आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो आपकी ये लिमिट इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर जो है वो करें। तो हाउ टू इंटीग्रेट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि पहले एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने प्लेन में किया कि हमारे पास ये एक है जिसका रीजन डी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसको स्केच करेंगे। इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू जी, देन विद रिस्पेक्ट टू आर एंड फाइनली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। कि हमने सबसे पहले जी के विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेट करें अगर, और देन विद रिस्पेक्ट टू आर करें, और फाइनली विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें। तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले हम उसको स्केच करते हैं, स्केच द रीजन डी, ठीक है। आपके पास ये रीजन है, ठीक है, उसका शेडो आपने ले लिया पहले हमने, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जी इसको करना है, तो हमने उसका शेडो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसको हमने स्केच किया डी को, और फिर उसके बाद हमने इसको जो है सारा कैलकुलेट की, इसको ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद हमने इनको मार्क कर दिया, ये जो है अलॉन्ग विद द प्रोजेक्शन आर, ये शेडोज का हमने किया, ठीक है। और ऑन द एक्स वाई प्लेन लेबल द सर्फेसिस, ठीक है, हमने सर्फेसिस को लेबल कर दिया। लोअर जो है वो जी1 आर थीटा है, क्योंकि हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जी जो है वो बाकी दो का फंक्शन हो सकता है, जी इक्वल टू आर जी1 आर थीटा। अपर जो है वो जी2 आर थीटा है। इसका जो शेडो है वो आपके पास यहाँ ये वाली जो कर्व है जो कि लोअर बाउंड है, जहाँ पे ये आपका एंटर होता है, कोई लाइन आप जब लगाएंगे तो वो h1 थीटा है, और दूसरी जो है आउटर जो है वो h2 थीटा है। और यहाँ पे जो है ये इसका पूरे का पूरा जो रीजन है वो सम वैल्यू जो है यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करके उसको देखेंगे। सो लेबल कर ली सारी की सारी सरफेसेस हमने, जो हमारे पास है ये आर है, इसका शेडो है, ये इसका रीजन है। फाइंड द जी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। जी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे है कि आपने एक लाइन कोई भी पॉइंट ले लिया आर थीटा का और वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये कहाँ एंटर हो रहा है, जी इज इक्वल टू जी1 आर थीटा पे, और आउट हो रहा है जी2 आर थीटा पे। तो parallel to z axis, as z increases m enters d at z equal to g1 r theta and leave at g equal to r g2 r theta. These are the z limits of integration, ठीक है। Find the r limits of integration। अब आपके पास r की limits of integration आपको चाहिए। Draw a ray L through r theta from the origin, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ से एक रे ड्रॉ की, ठीक है, जो कि इस शेडो को क्रॉस कर रही है। अब शेडो का जो लोअर वाली साइड है वो हमने कहा कि h1 थीटा है, जो अपर है वो h2 थीटा है। सो हम ये कहते हैं कि फ्रॉम द ओरिजिन आपने ड्रा की, और फिर जहाँ से द रे एंटर r एट h1 थीटा एंड लीव्स एट r इज इक्वल टू h2 थीटा। दीज आर द थीटा आर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कि आपके पास ये वाली जो लोअर है h1 है, ये h2 है, तो कहाँ यहाँ एंटर हो रही है और यहाँ पे उसको आउट हो रही है। सो ये आपकी है। अब हमारे पास क्या है, हमने z की भी लिमिट्स फाइंड आउट कर ली, हमने r की भी फाइंड आउट कर ली, अब हमने थीटा की फाइंड आउट करनी है। सो थीटा की जो है लिमिट्स वो हमारे पास, अगर हम थीटा यहाँ पे ये हमारे पास शेडो है, तो शेडो की हम अगर देखें कि ये x से y की तरफ जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस तरफ पॉजिटिव है। सो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से थीटा इंक्रीजिंग ये डायरेक्शन है, तो हम यहाँ से इस पॉइंट पे हम देखते हैं तो ये थीटा इज इक्वल टू सम वैल्यू अल्फा है, और दूसरी एंड पे जाएं तो थीटा इज इक्वल टू बीटा है। सो हमारे पास जो लिमिट आती है थीटा की वो फ्रॉम अल्फा टू बीटा आती है। सो हमने यहाँ पे थीटा की सो L स्वीप्स अक्रॉस R द एंगल थीटा इट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। कि आपने क्या है कि आपने ये लाइन जो L है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से इस में इस तरह पॉजिटिव साइड पे घुमाया, जहाँ वो एंटर हुई वो अल्फा हो गया, जहाँ उसने छोड़ा वो बीटा हो गया एंगल। सो हमने इस लाइन को इस तरह से किया। थीटा it makes with the positive x-axis runs from theta is equal to alpha to theta is equal to beta. These are the theta limits of integration. Therefore, integral will become equal to from theta alpha to beta from r is equal to h1
थीटा H2 थीटा, और Z G1 R थीटा, G2 R थीटा एंड F R थीटा, और ये और Z D Z R D R D थीटा। अब ये देखिए कि पहली जो अंदर वाली जो लिमिट्स हैं वो फंक्शन ऑफ R थीटा हैं। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू Z तो ये Z यहाँ से ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जब हमने इसको दूसरा, जब ये हमारे पास R थीटा की फॉर्म में रह गया, फिर हमने जब इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू R तो ये सिर्फ थीटा रह गया, और थीटा जो है फिर हमने जब थीटा को इंटीग्रेट किया उसकी लिमिट्स लगाई तो हमें कांस्टेंट मिलेगा। सो द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेशन, ये तो हमारे पास था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हमने की थी। ट्रिपल इंटीग्रेशन में आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की भी बात करते हो, आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हो। सिलेंड्रिकल में तो आपका सिलेंड्रिकल शेप है, चाहे वो जो है सर्कुलर सिलेंडर हो या एलिप्टिक हो या कोई भी शेप हो, वो एक Z जो है वो रेक्टेंगुलर जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ मैच कर रहा है। लेकिन स्फेरिकल में क्या है कि स्फेरिकल में आपके पास ऐसा नहीं है। स्फेरिकल जो बॉल्स हैं, कोई गोल राउंड शेप्स जो हैं, उनमें वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आती हैं। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लोकेट पॉइंट इन स्पेस विद टू एंगल्स। पहले हमारे पास देखिए सिलेंड्रिकल में एक एंगल था, एक आर रेडियस था और एक Z कोऑर्डिनेट था। अब क्या है कि अब हमारे पास दो एंगल्स आ जाते हैं, एक थीटा है, एक फाई है, और एक जो है डिस्टेंस आ जाएगा। किसी भी पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है। एक एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है इसकी प्रोजेक्शन का, और दूसरा जो है वो Z एक्सिस के साथ बन रहा है। तो ये इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं। द फर्स्ट कोऑर्डिनेट रो इज द लेंथ ऑफ लेंथ फ्रॉम द पॉइंट P टू फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो ये रो कहलाता है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अनलाइक R, रेडियस जो हम R डिफाइन करते हैं वो हम XY प्लेन में करते हैं। द वेरिएबल रो इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, कि ये जो रो है दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप देखिए ना, इसे एब्सोल्यूट में इसीलिए रखा गया है कि ये जो है ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा आपको। दिस इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, द सेकेंड कोऑर्डिनेट फाई इज द एंगल OP मेक्स विद द पॉजिटिव Z एक्सिस। ठीक है, कि OP जो है वो पॉजिटिव Z एक्सिस के साथ बना रहा है, ये एंगल फाई है। इट इज रिक्वायर्ड टू लाई इन द इंटरवल। क्या है कि ये P जो है, P कहाँ से जाएगा, ये P आपके पास जो है वो यहाँ पे आप अगर Z एक्सिस पे P है तो एंगल 0 हो जाएगा, और अगर ये इस प्लेन में आ गया है और ये इस Z एक्सिस है तो इस प्लेन में आएगा तो ये π/2 हो जाएगा, और इधर नीचे जाएगा Z नेगेटिव साइड पे तो ये पाई हो जाएगा। सो आपके पास ये एंगल जो है फाई वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, अब जो तीसरा एंगल है वो ये है थीटा, जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। द थर्ड कोऑर्डिनेट इज द एंगल थीटा एज मेजर्ड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि यहाँ से जब आप यहाँ से इस तरह जाते हैं तो इसको जब आप घुमाएंगे तो देन यू विल गेट द होल स्फीयर, या जो भी स्फेरिकल शेप है वो आपको मिल जाएगी। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट अ पॉइंट P इन स्पेस बाय ऑर्डर ट्रिपल्स। रो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट P, फाई जो है वो एंगल है उस पॉइंट उस लाइन का, रो का, विद Z एक्सिस, और ये विद X एक्सिस है। इन विच रो इज द डिस्टेंस from P to the origin, phi is the angle OP make with the positive Z axis, ये from 0 to pi है, और theta is the angle from cylindrical coordinates। ठीक है, तो ये तीन जो हैं, अब आपके पास कोऑर्डिनेट क्या हो गए, रो, फाई, थीटा। इक्वेशन रिलेटिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स टू द कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या है कि आपके पास जो है कि आपकी किस तरह से ये आपस में रिलेट हो रही हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल के साथ। तो आप ये देखिए कि आपका स्फेरिकल जो है ये सिलेंड्रिकल जो है वो अगर हम सीधा ऊपर जाएं तो है, और अगर कार्टेशियन की बात करें तो ये XY प्लेन की बात है। सो हम क्या करते हैं कि R जो है वो रो साइन फाई, इसमें आप देखिए कि यहाँ हमने जो किया था, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, ठीक है, ये है रो,
ये एक्स वाई प्लेन में ये आपके पास आर है, ये आपके पास थीटा है। तो अगर हम इसका ये प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये जो लाइन है ये आर है, जो कि यहाँ से ये है। सो आपके पास क्या है, आर जो आ जाएगा वो दैट विल बी रो साइन फाई, और ये जो है ये जी जो है वो रो कॉस फाई होगा, और यहाँ पे जो है एक्स है वो आपके पास आर कॉस थीटा, और इसी तरह से ये y जो है वो आर साइन थीटा है। तो जब इनको सब्स्टिट्यूट आपस में करेंगे कॉस फाई रो की जगह, रो आप देखिए कि रो जो है वो ये आपके पास आ जाता है यहाँ से, ठीक है। z इक्वल टू रो कॉस फाई है, और ये r जो है वो है कॉस थीटा और साइन थीटा। तो जब हम r की वैल्यू, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आपस में एक रिलेशनशिप आएगा। सो r जो है वो रो साइन थीटा है, रो साइन फाई। मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जो है वो, अगर मैं यहाँ देखूं, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट है कोई भी, इसका एंगल जो है इसके साथ यहाँ से ये डिस्टेंस रो है, ये एंगल फाई है। इसकी प्रोजेक्शन अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये प्रोजेक्शन जो है ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और यहाँ से ये y एक्सिस का हो जाएगा। सो ये क्या है कि आपके पास जो r है, ठीक है, r क्या है, r ये बेस पे है। तो ये एंगल जो है ये आपके पास क्या है, 90 माइनस फाई, ठीक है। ये आपका एंगल, क्योंकि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो रो और कॉस ऑफ 90 माइनस फाई जो है वो आपके पास ये आता है। तो आपके पास r इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ 90 माइनस फाई। तो जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो कॉस 90 साइन फाई माइनस प्लस साइन 90 कॉस फाई। तो आपके पास जो है ये यहाँ से आपके पास साइन फाई जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास z जो है वो रो कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस तरह भी देखना चाहें तो ये भी जो है इसके पैरेलल ये आपकी लाइन जो है ये बनती है। तो ये वाला जो है एंगल आपका रो साइन फाई आता है, और दूसरा जो है ये रो कॉस फाई जो है जी एक्सिस का ये आता है। उसके बाद क्या है कि x जो है वो r कॉस फाई है, ठीक है। x जो है वो r कॉस थीटा है, और y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। और y इज इक्वल टू इसमें अगर हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो रो साइन फाई कॉस थीटा ये वाला, फिर इसी तरह से y इज इक्वल टू r साइन थीटा, इसमें सब्स्टिट्यूट करें r की वैल्यू तो रो साइन फाई साइन थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इनको रो को हम करें तो ये आपके पास क्या है, रो जो है वो आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की में सब्स्टिट्यूट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास जो है वो यहाँ से आपके पास जो है वो जी स्क्वायर आ जाएगा। सो यू विल गेट रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि जब आप आर को स्क्वायर करेंगे तो आर में आपके पास रो स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जो है रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और जी स्क्वायर जो है रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको रो स्क्वायर दे देगी। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। और इन दो को अगर हम करें तो हमारे पास जो है वो आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आप आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। Find the spherical coordinate equation for the spherical x square plus y square plus z minus 1 square is equal to 1। ठीक है, तो हम इसको क्या है, x जो है अगर हम देखें तो हमारे पास जो था x था रो साइन फाई कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x की जगह रो साइन फाई कॉस थीटा
प्लस स्क्वायर है प्लस रो साइन फाई साइन थीटा स्क्वायर प्लस जी माइनस जी क्या है, जी आप देखिए कि ये है रो कॉस फाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या हो गया, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई थीटा सॉरी प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 रो कॉस फाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैं रो स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, साइन स्क्वायर फाई को कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास आ जाता है कॉस स्क्वायर फाई थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 रो कॉस फाई। ठीक है, ये 1 1 से कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 आ गया। अब ये जो है ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो यू विल बी लेफ्ट विद रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अगेन रो स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाता है रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये 2 रो कॉस फाई आ जाता है। यहाँ पे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो कॉस फाई, और इसमें रो दोनों साइड से मैं, क्योंकि रो जो है पॉजिटिव होगी ऑब्वियसली, पॉजिटिव 0 होगी तो पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट उस तरह नहीं बनते, और अगर ये अदरवाइज ये पॉजिटिव वैल्यू है सो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। सो यू विल गेट रो इज इक्वल टू 2 कॉस फाई। सो आपकी इक्वेशन जो है ये कन्वर्ट हो गई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर द कोन। ठीक है, आपने कैसे करनी है कि आपके पास अगेन जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज़ को, और आपके पास जो है एंगल जो है वो पाई बाय 4 है। सो आपके पास जो है वो यहाँ से z इज इक्वल टू रो कॉस फाई, और ये हो गया रो साइन फाई कॉस थीटा प्लस रो साइन फाई साइन थीटा, और इनको जब स्क्वायर किया और यहाँ से आपने इसको निकाला तो आपके पास जो है वो चलें करके देख लेते हैं क्या है। z इक्वल टू रो कॉस फाई इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन फाई साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट में आएगा सारे का सारा, तो दिस विल बी इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास ये आ गया। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको देती है साइन स्क्वायर फाई स्क्वायर रूट, दिस इज रो कॉस फाई, तो आपके पास जो है ये आ जाता है रो साइन फाई। सो आपके पास जो है कॉस फाई जो है इज इक्वल टू साइन फाई, implies that tangent phi is equal to 1। तो इसका मतलब क्या है कि साइन फाई कॉस फाई कब इक्वल होता है, जब फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, 45 का एंगल हो। सो आपके पास ये इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में आ गई। तो यहाँ से आपका एंगल जो है वो आ गया, और आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ से आपको मिल गए कि tan फाई इज इक्वल टू 1। तो ये आपको इक्वेशन जो है वो 0 से, ये एंगल आपका फाई है, तो ये जब आप इसको घुमाएंगे तो ये कौन आपको मिलती है। When computing triple integrals over a region D in spherical coordinates, partition the region into n spherical wedges। ठीक है, जिस तरह हमने cylindrical wedges की थी,
अब हम स्फेरिकल वेज की बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए कि ये वेज है, ठीक है। आपके पास कोई भी पॉइंट आपने लिया, यहाँ पे इसके अंदर पॉइंट ले लिया, तो ये जो है ये वाली और ये दो लाइंस, ठीक है, इसके साथ आपके पास क्या है, ये वाली आपके पास रो साइन फाई बन रही है, ठीक है। ये दूसरी जो है वो रो साइन फाई और डेल्टा थीटा, क्योंकि ये आपने थीटा यहाँ से मूव किया, इतना मूव किया तो ये थीटा के साथ आ गई। ये एंगल थीटा है, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। और ये जो है ये वाली ये आपके पास जो वेज बन रहा है ये रो और डेल्टा फाई है, क्योंकि ये एंगल आपने फाई का जो है ना वो चेंज किया, तो ये डेल्टा फाई हुआ। सो आपके पास ये इस तरह से ये शेप बन रही है। सो आपने इसको एन वेजिस में, स्फेरिकल वेजिस में करना। द साइज ऑफ द केथ स्फेरिकल वेज which contains a point rho k, phi k and theta k is given by changes by delta rho k, delta theta k and delta phi k in rho, theta and phi, ठीक है। ये इसको हम रो पढ़ते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई PHI फाई, ये फाई है, ये रो है, ठीक है। इसको जो ये वाली सिंबल है ना, अगर इसको देखें तो ये इसको हम पढ़ते हैं रो, RHO रो, और ये जो है इसको हम पढ़ते हैं फाई PHI फाई। और थीटा तो आपको पता है कि थीटा किस तरह से पढ़ा जाता है। सच ए स्फेरिकल वेज हैज वन एज सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ रो के डेल्टा फाई के, ठीक है। सर्कुलर ये वाली आर्क, ये जो इधर से वेज का ये अंदर वाला साइड है वो ये है। Another edge a circular arc of length रो के साइन थीटा और डेल्टा थीटा के, कि आपके जो ये वाली है, ये आपकी आर्क जो है वो ये है रो साइन फाई डेल्टा थीटा, ठीक है। और फिर तीसरा जो है वो क्या है, थिकनेस इसकी क्या है, वो आपकी यहाँ पे इस ये वाली जो थिकनेस है वो आपकी डेल्टा रो के है। The spherical wedge closely approximate a cube of these dimensions when delta rho k, delta theta k, delta phi k are all small, ठीक है। The volume of this spherical wedge Vk is, अब क्या है, हमने देखें, हमने किया कि इसका एक साइड जो है वो है रो साइन फाई, दूसरी है रो साइन फाई डेल्टा थीटा, और तीसरी जो है वो रो डेल्टा फाई है। सब जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रो के स्क्वायर आ गया, के साइन फाई के डेल्टा रो के और डेल्टा फाई के डेल्टा थीटा के। तो जब इनको हमने ये आपके पास जो स्मॉल वैल्यूज हैं, व्हेन दे अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, पॉइंट चोजन इनसाइड द वेज, द करस्पॉन्डिंग रीमान सम फॉर द फंक्शन एफ रो फाई थीटा इज SN, ये किया। और इसके साथ ये डेल्टा वी के की सारी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, और जब ये एज द नॉर्म ऑफ पार्टीशन अप्रोच जीरो एंड द स्फेरिकल वेज गेट स्मॉलर, द रीमान सम हैव अ लिमिट व्हेन एफ इज कंटिन्यूस। तो ये आपके पास जो है वो ट्रिपल इंटेग्रल बन गया एफ रो फाई थीटा और डी वी, जिसको हम अगर सब्स्टिट्यूट करें डी वी की वैल्यू तो वो हमारे पास आ जाती है रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। सो ये रो स्क्वायर साइन फाई जो है यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ आती है कि हम डी एक्स डी वाई डी जी को सिंपल जो है वो डी रो डी फाई डी थीटा से नहीं से शो करते, बल्कि रो स्क्वायर साइन फाई भी हमारे साथ आता है। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वॉल्यूम डी वी इज रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। To evaluate integral in spherical coordinate, we usually integrate first with respect to rho, क्योंकि वो लेंथ है, आसान हो जाता है, then with respect to phi and finally with respect to theta। ये हमारा नॉर्मल रूटीन होती है जहाँ पे मोस्टली हम बड़े आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हाउ टू इंटीग्रेट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, टू एवेल्यूएट रो फाई थीटा डी वी over a region D in space in spherical coordinates, integrate first with respect to rho, then with respect to phi and finally with respect to theta। To integrate in spherical coordinate take the following steps। वही बात है, sketch करना है, sketch the region D। अब ये for example ये हमारे पास एक region है D, ठीक है, ये वाला।
उसका रीजन करें, फिर उसको लेबल करें अलॉन्ग विद इट्स प्रोजेक्शन आर। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में हमने लिया, ये जो नज़र आ रहा है कि ये इसकी प्रोजेक्शन नज़र आ रही है ऑन द एक्स वाई प्लेन। लेबल द सर्फेसिस दैट बाउंड डी। ठीक है, ये वाली जो है ये लेबल है रो इज इक्वल टू G1 फाई थीटा। अपर जो है वो क्या है, रो G2 फाई थीटा। फाइंड द रो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमने रो इंटीग्रेशन, क्योंकि रो हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, ये तो इसकी लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमने एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर नहीं बल्कि रो से क्रॉस करता हुआ एक लाइन ड्रा की m इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग z डायरेक्शन। ठीक है, उसमें तो रे जो है वो m हमने ड्रा की फ्रॉम द ओरिजिन थ्रू d मेकिंग एन एंगल फाई विद द पॉजिटिव z एक्सिस। ठीक है, इसके एंगल जो है ये आपका फाई बन रहा है। ऑल्सो ड्रा द प्रोजेक्शन l। ठीक है, इसकी जो प्रोजेक्शन पे ये रे हमने ड्रा की l ऑफ m। ठीक है, यहाँ से देखें ना, ये इसकी प्रोजेक्शन ये लाइन है कि अगर इस लाइन का हम साया देखें इस प्लेन में तो ये लाइन बनती है ऑन m इन द एक्स वाई प्लेन। द रे l मेक एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये अब ये एंगल फाई हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये इसकी रो की वैल्यू हो गई। एज रो इंक्रीजेस m एंटर्स d एट रो इज इक्वल टू G1 फाई थीटा। ठीक है, यहाँ पे एंटर हो रहा है ये लाइन, और आउट कहाँ हो रही है, G2 फाई थीटा पे। दीज आर द रो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। फाइंड फाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर एनी गिवन थीटा। ठीक है, कोई भी थीटा फिक्स हो गया तो हमने ये फाई की वैल्यू जो है वो करनी है कि यहाँ से ये फाई यहाँ से चलेगा और नीचे तक जाएगा। सो द एंगल फाई दैट मेक्स विद द z एक्सिस रन्स फ्रॉम फाई मिनिमम, कोई भी जो शेप है उसकी आपके पास जो है। अब यहाँ देखिए, ये हमारे पास ये इसका ये एक रीजन है। ठीक है, डी, और ये अगर हम इसको करें ना और ये फिक्स कर दें तो ये आएगा इस एंड पे आके फाई की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और फिर उधर से जाएगी तो दूसरी साइड पे जाएगी। सो अब अगर ये इस तरह का एक है हॉलो है और हमारा ये रीजन यहाँ है तो हमारे पास ये एंगल जो है ये मिनिमम एंगल है फाई का और ये मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ से इतना ये रीजन है हमारे पास जो हमने दिखाया हुआ है। ये वाला रीजन हमारा शामिल नहीं है, अगर ये शामिल होगा तो ऑब्वियसली फाई जो है 0 हो जाएगा, 0 से यहाँ तक आएगा। सो हम क्या कहते हैं कि m एक्स विद द z एक्सिस रन्स फ्रॉम फाई इज इक्वल टू फाई मिनिमम टू फाई इज इक्वल टू फाई मैक्सिमम। दीज आर द फाई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। जो शेप पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से शुरू करते हैं इसको z के साथ, और जो आगे आता है इसको आप बढ़ाते जाते हैं और ये आपका एंगल जो है वो आपको शो करता है। फाइंड द थीटा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। द रे l स्वीप्स ओवर r। ठीक है, हमने शेडो लिया। अब ये जो है ये आपका रीजन है। ठीक है, ये आपके पास जो शेड आया वो यहाँ से शुरू हुआ, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा से लेके थीटा इज इक्वल टू बीटा तक की हमारी थीटा की लिमिट्स हैं। दीज आर द थीटा लिमिट ऑफ द इंटेग्रल इज देन फ्रॉम थीटा अल्फा टू बीटा, थीटा से फाई मिनिमम से फाई मैक्सिमम, और फिर रो जो है वो फाई थीटा और दिस, ये उसके वॉल्यूम के हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कोन डी cut from the solid sphere rho is less than or equal to 1 by the cone phi is equal to pi by 3। ठीक है, ये आपकी एक कोन बन रही है। कोन क्या है कि आपके पास एंगल जो है वो है फाई जो है पाई बाई 3 है। ठीक है, यहाँ से ये एंगल पाई बाई 3 है। ठीक है, इसका जो ये एंगल है ये पाई बाई 3 है और रो जो है वो आपकी लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इसका रेडियस जो है वो 1 स्फीयर जो है वो आपके पास 1 है। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 0 से, ठीक है, ये आपके पास फाई जो है वो ये कोण बन रही है इस तरह से, तो हमारे पास जो है वो एंगल क्या है थीटा जो है वो यहाँ से ये पूरे के पूरे सर्कल पे आपके पास जो है थीटा है, और ये लेंथ जो है वो आपकी यहाँ पे आप देखिए कि स्फीयर ऑफ आर है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एल की जो है वो ये आपके पास रो तो 1 हो गया, 0 से 1 तक हो गया, एंगल ये जो है ये 0 से
ये जो है ये आपके पास π/3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये पूरे का पूरा 2π तक जो है वो इसमें आ गया। कोऑर्डिनेट कन्वर्शन फार्मूलाज क्या है? सिलेंड्रिकल को जब रेक्टेंगुलर में कोऑर्डिनेट का आपस में है कि x = r cos थीटा, y = r sin थीटा एंड z = z1 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का आपस में क्या रिलेशनशिप है? x = rho sin phi cos थीटा, y = rho sin phi sin थीटा, z = rho cos phi, ठीक है। और स्फेरिकल को जब सिलेंड्रिकल में करेंगे तो r = rho sin phi, z = rho cos phi और थीटा = थीटा। करस्पॉन्डिंग फार्मूला फॉर dv जो हैं वो क्या हैं? इन ट्रिपल इंटेग्रल्स जो हैं कार्टेशियन में dx dy dz है, सिलेंड्रिकल में dz r dr d थीटा है और स्फेरिकल में rho स्क्वायर sin phi d rho d phi d थीटा है। इंटीग्रेशन इन वेक्टर फील्ड्स लास्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन बड़ा सिंपल है कि इसमें आप क्या करते हैं कि वेक्टर फील्ड्स में आप इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन इन वेक्टर फील्ड इज द मैथमेटिक्स दैट इंजीनियर्स एंड फिजिसिस्ट यूज टू डिस्क्राइब फ्लूइड फ्लो, डिजाइन अंडर वाटर ट्रांसमिशन केबल्स, to explain the flow of heat in stars, to put satellites in orbit. In particular, line integrals are used to find the work done by force field in moving an object along a path through the field. ठीक है, तो ये लाइन इंटेग्रल जो है ये हम इस तरह से करते हैं। सो लाइन इंटेग्रल इफ वी कंसीडर ए फंक्शन f of x y z रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है जो कि एक कर्व जो है स्पेस में हमने ड्रॉ की है एंड द कर्व, ठीक है, ये इसका यहाँ पॉइंट जो है वो ये कर्व है जो कि इसकी 3 डायमेंशन में है। तो आर टी जो है विद टाइम ज़ाहिर है कि अगर मूवमेंट हो रही है या कुछ हो रहा है तो हम इसको चेक करते हैं कि एट सर्टन टाइम टी ये इसकी पोजीशन ये है, जो कि इसका जो आयत कंपोनेंट है वो जी टी है, जेथ कंपोनेंट है एच टी और केथ कंपोनेंट है के टी। ये हमने पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस में काम किया हुआ है। सो जो है ये आपके पास जो है आर है और इसकी जो है ये कर्व की जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट है टी इज इक्वल टू ए से लेके टी इज इक्वल टू बी तक। सो आपका टी वेरी कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। अगर ये कर्व है और ये फंक्शन जो रियल वैल्यूड फंक्शन है लाइंग विद इन द डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, ये आर जो है उसके एफ के डोमेन में है। द वैल्यू ऑफ एफ अलोंग द कर्व आर गिवन बाय द कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कि आपके पास देखिए कि फंक्शन जो था वो आपके पास ये आर है फंक्शन, ठीक है, आपने ये कर्व ड्रा की और ये इसका एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, एट सम टाइम। तो हम इसको x को जी टी, y को एच टी और z को के टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो सो हम इस कर्व को हम इस कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। टू इंटीग्रेट दिस कंपोजिट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, ठीक है, ये है आर्क लेंथ, ये आर्क है और ये छोटी छोटी जो हम करते हैं ये आर्क लेंथ है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ ये है लेकिन हम इसको पहले इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। टू इंटीग्रेट दिस कंपोजिट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ फ्रॉम t इज इक्वल टू a टू t इज इक्वल टू b, पार्टीशन द कर्व इनटू फाइनाइट नंबर n ऑफ सब आर्क्स, ठीक है, हमने ये छोटी छोटी सब आर्क्स बना ली। फिर ये है द टिपिकल सब आर्क हैज लेंथ डेल्टा एस के, ठीक है, ये एक डेल्टा एस के है, ये पॉइंट है एक्स के, वाई के, जी के। इन ईच सब आर्क चूज ए पॉइंट एक्स के, वाई के, जी के एंड फॉर्म द सम। उसी तरह से जैसे हमने पहले किया एस एन इज इक्वल टू फंक्शन एट दिस पॉइंट, और हमने क्योंकि उसके आर्क के उसमें हमने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, कंपोजिट विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ फ्रॉम ए टू बी, हमने ये पार्टीशन करनी है। सो हम क्या करेंगे कि एफ इस अब ये है कि हमने ये सम बना लिया। अब अगर एफ कंटिन्यूस है और फंक्शन जी एच एंड के दे आर आल्सो कंटिन्यूस एंड फॉर देयर फर्स्ट डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस, ठीक है, तो देन दीज सम्स अप्रोच अ लिमिट। आपको याद होगा हमने एक स्मूथ कर्व की डेफिनेशन की थी, उसको रिकॉल करें तो ये चीज़ें वही हैं जो कि अब 3 डायमेंशन में हैं। हमने पहले सिंगल वेरिएबल की बात की थी और फिर 2 वेरिएबल की बात की थी। देन दीज सम्स अप्रोच अ लिमिट एज n इंक्रीजेस एंड द लेंथ डेल्टा एस के अप्रोचेस 0। दिस लिमिट इज कॉल्ड द लाइन इंटेग्रल ऑफ f, ठीक है, ये जो है ये आपका लाइन इंटेग्रल हो गया, स्पेस में है, ये आप आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द लाइन इंटेग्रल ऑफ f ओवर द कर्व फ्रॉम a टू b।
इफ द कर्व इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लेटर, ठीक है, ये जो कर्व हमने बनाई थी, अगर हम इसको शो करें सी के साथ, ये वाली कर्व जो है, इसको अगर हम सी के साथ शो करते हैं, एक सिंगल लेटर कैपिटल सी में नॉर्मली करते हैं कर्व को। फॉर एग्जांपल द नोटेशन फॉर द इंटेग्रल इज इंटेग्रल, क्योंकि लाइन इंटेग्रल है तो एक सिंगल इंटेग्रल होगा, सी ओवर द, ये 3 डायमेंशन रीजन है, फंक्शन है एक्स वाई और जी का और डी एस। द इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर सी जो है, हम इसको इस तरह से रीड करते हैं, दिस इज द इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर सी इफ आर टी इज स्मूथ, ठीक है, फॉर फ्रॉम ए टू बी, इस रेंज में अगर आर स्मूथ है, देन वी कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, ठीक है, स्मूथ है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो हम v जो है डी आर बाई डी टी इज द कंटिन्यूस, ठीक है, एंड नेवर जीरो, ठीक है, कि अगर ये स्मूथ है और ये जीरो नहीं है, देन यूज द इक्वेशन, ये जो है यहाँ पे देखें, ये हमने v डिफाइन किया डी आर बाई डी टी, तो r जो होगा वो क्या होगा, r जो है वो लेंथ है और आर्क जो है वो ds जो है, हम इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या है कि v मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है, दैट इज डी आर बाई डी टी और डी टी। तो ये हमारे पास क्या है, r जो है फ्रॉम a टू b जब हम करेंगे तो हमारे पास ये एस टी आएगा, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, टू एक्सप्रेस डी एस एज डी एस इज इक्वल टू वी टी मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी which is dr by dt or dt. A theorem from advanced calculus says that the integral of f over c can be evaluated as dx y z ds is equal to, अब इसमें x की जगह हमने gt सब्स्टिट्यूट कर दिया, पैरामीटराइज कर दिया, y की जगह हमने ft पुट कर दिया और z की जगह kt, जैसे हमने पहले कहा ना कि हमने r को डिफाइन किया था, ये r को हमने ये डिफाइन किया था, तो हमने जो फंक्शन है इसको ये इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो गया, और इंस्टेड ऑफ डी एस हमने जो है वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ v और dt कैलकुलेट कर ली। सो नोटिस दैट द इंटेग्रल ऑन द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज जस्ट एन ऑर्डिनरी सिंगल डेफिनेट इंटेग्रल, ठीक है, कि सिर्फ सिंगल इंटेग्रल है, डेफिनेट और डेफिनेट क्योंकि इसकी लिमिट्स हैं तो डेफिनेट इंटेग्रल है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर t। द फॉर्मूला evaluates द लाइन इंटेग्रल ऑन द लेफ्ट साइड करेक्टली नो मैटर व्हाट पैरामीटराइजेशन इज यूज्ड एज लॉन्ग एज द पैरामीटराइजेशन इज स्मूथ, ठीक है। तो पैरामीटराइजेशन की बात हमने शुरू में की थी कि कब स्मूथ होती हैं, इसको आप देखिए, हाउ टू evaluate a line integral to integrate a continuous function f of x y z over a curve c, find a smooth parameterization of c, ठीक है। पहले आपने क्या करना है कि एक स्मूथ पैरामीटराइजेशन c की फाइंड आउट करनी है, ये r जो है ये इस तरह से, ठीक है, फिर evaluate the integral this, और इसको आपने इस तरह से कन्वर्ट करना है और ये आपके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। सो f has the constant value 1, then the integral of f over c gives the length of c, ठीक है, उस कर्व की लेंथ आपको मिल जाएगी अगर फंक्शन आपके पास 1 हो जाता है। जैसे हमने एरिया फाइंड आउट किया, वॉल्यूम किया, इसी तरह से हमें लेंथ ऑफ द कर्व जो है यहाँ से मिलती है। अच्छा, एडिटिविटी की भी बात हमने पहले भी की कि अगर हमारे पास प्लेन में दो रीजन हैं नॉन ओवरलैपिंग तो हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं, अगर हमारे पास स्पेस में रीजन्स है नॉन ओवरलैपिंग तो हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह से लाइन इंटेग्रल्स भी have the useful property that if a curve C is made by joining a finite number of curves C1, C2, Cn तक end to end, then the integral of a function over C is the sum of the integrals over the curves that make it up. So C function जो है वो C1 plus C2 ये curves हैं, इनसे मिलके बना है, तो ये इस तरह से है। So हम जो है इसको तो ये जो है ये आपकी लाइन इंटेग्रल की प्रॉपर्टीज थी और ये काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कैलकुलेट करने में, काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। सो बच्चा, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज के सारी हमारी जो कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को हमने यहाँ पे एंड अप कर दिया। आप इसको देखिए, आपको मैंने पहले कहा था कि आप थॉमस फिनी की बुक को, कैलकुलस की बुक को फॉलो करें और उसके अलावा आप रेफरेंस बुक भी ज़रूर पढ़ें ताकि उससे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी।
सो आपने तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं इनकी जो ऑड क्वेश्चंस हैं उनको आपने अटेम्प्ट करना है और उनको आपने प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता, आपको प्रैक्टिस हर हाल में करनी है। सो इंशाल्लाह ताला किसी और लेक्चर के दौरान हम मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस सब्जेक्ट को एंजॉय किया होगा और मेरी तरफ से बेस्ट लक सबको, और खुदा हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।